में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हम लगातार कैंसर से जुड़े तमाम एक्सपर्ट से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। कैंसर की अगर हम बात करते हैं वो लाइलाज वक्त के साथ नहीं है, लेकिन ज़रूरी उसके लिए है कि देरी से भला ये है कि हम समय से पहुँचें और समय से जांच कराएं। अहम बात यह है कि लक्षण का हमें अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा हो और उसके बाद हम जांच कराएं और जांच के बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो हर तरह से जो है इलाज अवेलेबल है और उसमें 99% तक इंसान कामयाब हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। असली परेशानी होती है जांच में, जिसकी देरी हो जाती है। उसी सिलसिले को लेकर डॉक्टर अभिषेक सिंह के पास हम मौजूद हैं, जो कि कैंसर के विशेषज्ञ के तौर पर गंगाशील अस्पताल में बहुत सालों से सेवा दे रहे हैं। उनका लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त तरह से काम करते हैं। अहम बात यह है कि साइकोलॉजिकल, क्योंकि अगर कैंसर की जब हम बात करते हैं एक मरीज़ को ये पता चलता है कि कैंसर उसको जब हो जाता है तो किस तरह से उसको ट्रीट करा जाता है, वो भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। जांच की हम मेन बात करेंगे, किस तरह से जो बायोप्सी है और भी जो तमाम जांचें हैं उस पर किस तरह का उनका एक कहना है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं यह गलतफहमी है जिस वजह से देर हो जाती है। हम सीधे विषय पर ही आना चाहते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो लगातार मैं आपको देता रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने हज़ारों केस देखे होंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अगर चाहें कुछ फिर भी इजाफा करना चाहें। नहीं, बिल्कुल। अब पॉइंट पे बात करते हैं जी। आपका कहना बिल्कुल सही है। कैंसर की बीमारी को लेकर, कैंसर की जांचों को लेकर और कैंसर के इलाज को लेकर, हर चीज़ को लेकर भ्रम। और ये जो अभाव है, जानकारी का अभाव है, यही मेन कारण बन रहा है कि बीमारियां बढ़ जाती हैं, इलाज मुश्किल हो जाता है, इलाज महंगा हो जाता है और इलाज सफल नहीं हो पाता। अगर समय पे इलाज हो, ज़्यादातर कैंसर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। अब बहुत बदलाव आ गया है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में कितने बदलाव आ गए हैं। तो अगर समय पे जांचों का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है कि हम समय पे अगर जांच कर रहे हैं, समय पे वो बीमारी को पकड़ ले रहे हैं, तो उसको कम खर्च में और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। एक मान लिया किसी के अंदर कैंसर के लक्षण आए, जो भी लक्षण है मैं चाहता हूँ उसका भी थोड़ा सा जिक्र आप कर दें। उसके बाद हम पहला जो जांच का हमारी शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, उसके बाद हम धीरे धीरे करके जो और भी पेट स्कैन और बायोप्सी और FNC सब पे बात करेंगे। शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, अगर सबसे आसान तरीका है अपने शरीर को जानना। हमारा शरीर हमेशा कुछ ना कुछ संकेत देता है जब भी कोई दिक्कत होती है। और कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो हफ्ते 10 दिन में बन जाएगी। वो धीरे धीरे करके बनती है और धीरे धीरे करके बढ़ती है। शरीर हमेशा संकेत देता है। हम पहले उसको इग्नोर करते रहते हैं, फिर कुछ दवाइयाँ खा के उसे दबा लेते हैं और फिर उसके बाद जब वो असहनीय हो जाता है या बहुत बढ़ जाता है तब हम कहीं जांच के लिए जाते हैं। तो पहला तो सबसे आसान है कि हम अपने शरीर को जानें। हर शरीर के अंग का अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, जो भी उसका कैंसर होगा। जैसे आवाज़ ग्रंथि का है तो आवाज़ में बैठना शुरू होगा, अगर खाने की नली का है तो उसमें निगलने में दिक्कत होनी शुरू होती है। तो ये किस हिस्से में हो रहा है उसका अलग अलग है। मोटे मोटे तौर पे लोग ये जान के रखें कि अगर शरीर में कहीं तेल या पस्से बने हुए हैं पुराने और उसमें कोई बदलाव हो रहा है, उसमें रंग में बदलाव हो रहा है, उसमें खून आ रहा है, तो उसको चेक कराना ज़रूरी है। कहीं भी कोई गठान हो रहा है, कोई गांठ बन रही है तो उसको देखते रहना ज़रूरी है, उसको चेक करा देना ज़रूरी है। आवाज़ में बदलाव हो रहे हैं, आवाज़ लगातार बैठती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंबे समय से खांसी बनी हुई है और खांसी ठीक होकर फिर बन जा रही है या लगातार बढ़ती जा रही है। मलमूत्र की जो आदतें हैं उसमें कोई बदलाव हो रहा है कि कब्ज़ बन रहा है और बढ़ रहा है, या कब्ज़ और दस्त बार बार हो जा रहे हैं, इस तरह की कोई दिक्कत है। शरीर के किसी भी नेचुरल ओरिफिस से, छिद्र से खून आना, लैट्रिन के साथ आए, खांसी के साथ आए, उल्टी के साथ आए, किसी भी चीज़ के साथ खून आना, वो भी एक परेशानी की बात हो सकती है। तो ये मोटे मोटे ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई घाव शरीर में है और जो भर नहीं रहा है, लगातार बना हुआ है, वो भी कैंसर हो सकता है। तो इन सिम्टम्स को अगर आप ध्यान दे रहे हैं और इनको भी आप छोड़ दीजिए, शरीर में कोई भी दिक्कत हो रही है और वो लगातार बनी हुई है तो उसको चेक जरूर करें। कैंसर ना निकले बहुत अच्छी बात है, कुछ और निकले लेकिन वो ट्रीट हो जाए। कोई भी बीमारी है उसको बढ़ने का समय मत दीजिए। अगर वो बनी हुई है, महीने 2 महीने आपके साथ दिक्कत बनी हुई है तो उसको चेकअप कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। हम जो जाँचें हैं, मेन 2-3 जाँचों का हम अक्सर सुनते हैं। पेट स्कैन के बारे में बात करते हैं, उससे शुरुआत करते हैं।
इसके अलावा अगर और भी कुछ शुरुआती जो होती है उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन पैट स्कैन से हम शुरू करें। पेट स्कैन एक रेडियो आइसोटोप स्कैन होता है। ये दो इन्वेस्टिगेशन का कॉम्बिनेशन होता है एक तरीके से। जैसे बाकी जांचें हम करते हैं, सभी का रोल है। अल्ट्रासाउंड, कहीं अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा काम करता है, कहीं एक्सरे की इम्पोर्टेंस है, कहीं पर सीटी स्कैन की इम्पोर्टेंस है, कहीं एमआरआई ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें बता पाता है। और अलग अलग बीमारी जो कैंसर के हैं, अलग अलग हिस्सों की है, उसके लिए अलग अलग इंडिकेशन है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करें, यहाँ एक्सरे करें, यहाँ सीटी करें। पेट सीटी जो है वो दो जांचों का कॉम्बिनेशन है। उसमें पेट स्कैन और सीटी स्कैन दोनों साथ में ही होते हैं। पेट स्कैन में क्या होता है कि एक रेडियो आइसोटोप दवाई को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे सीटी स्कैन में कंट्रास्ट किया जाता है। ये ग्लूकोज के साथ उस आइसोटोप को मिक्स किया जाता है, तो कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो ग्लूकोज को खींच लेता है शरीर में, अपनी तरफ ले लेगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन अपने पास लेगा। तो जब ये दवाई उसके साथ अटैच होकर जाती है तो कैंसर एरियाज में डिपॉजिट हो जाती है। पेट स्कैन का ये फायदा है कि अगर कहीं गठान बना नहीं है, शुरुआती भी है, तो भी वहाँ पे वो दवाई जाएगी और बताएगी कि यहाँ पे कुछ डाउटफुल स्पेस है। 3 तरह से हमें ये जानकारी देता है कि बीमारी कहाँ कहाँ पर है, कितनी उसकी एक्टिविटी है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कितनी बढ़ गई है, वो कितना एक्टिवली वो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, एक्टिविटी के बारे में भी बताती है। और कुछ हद तक प्रोग्नोसिस बताती है कि अगर स्टेजिंग क्या हो रही है, कितना फैला हुआ है, वो स्टेज हमें बताता है कि पेशेंट का रेस्पॉन्स आने के क्या चांसेस है, किस तरह का हम उम्मीद कर सकते हैं इलाज के बाद। तो ये पेट स्कैन है जो काफ़ी मदद करता है प्रॉपर स्टेजिंग करने में कि एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ क्या है, कितना फैला हुआ है बीमारी, और उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। जी, हमने पेट स्कैन की बात कर ली, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। FNAC शायद यही एग्जैक्टली नाम है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि धीरे धीरे करके पिछले 10 सालों में इसी तरह की एक आधुनिक विधि आई है। ये किस तरह से होती है, और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि लोगों में कॉस्ट को लेकर भी एक थोड़ा सा गलत फहमी, उसका भी थोड़ा सा जिक्र। FNAC तो बहुत सिंपल सा एक टेक्निक है जिसमें FNAC का मतलब है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइट होता है। और बहुत पतली सुई को यूज़ किया जाता है जहाँ पे गांठ है, और उसका महीन कुछ सेल्स उसमें से आते हैं, क्योंकि एक सुई में सेल्स आ सकते हैं, टिश्यू नहीं आ सकता, कुछ सेल्स आते हैं। उन सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि क्या उसमें कोई बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव क्या कैंसर की तरफ लग रहा है। अगर वो लगता है तो उसको कंफर्म किया जाता है, उसके और जांचें और बाकी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ा जाता है। तो FNAC बहुत सिंपल सी जांच है, OPD प्रोसीजर है, आते हैं 10 मिनट में करा के चले जाते हैं, बहुत महंगा भी नहीं है, अगले दिन तक रिपोर्ट मिल जाती है, कभी कभी 1 आध दिन ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से और ऑलमोस्ट पेनलेस है। एक सुई चुभने की बस वो पेन होता है, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं। कितने हद % तक हम कामयाब मान सकते हैं FNAC की जो भी जांच होती, क्या रिजल्ट रहते हैं? बहुत बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो इस कारण से है कि किस तरह का गांठ है, अगर गठान बढ़ गया है, उसके आसपास सूजन ज़्यादा आ गई है, मेन चीज़ है सही जगह पे पहुंच जाना। कई बार जो कैंसर की गांठ है वो उसके आसपास सूजन होती है, कई बार उसमें घाव बन जाता है, उसमें गंदगी आ जाती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप सही जगह पर पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई बार अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC करनी पड़ती है, जैसे गॉलब्लैडर वगैरह है, तो ऐसी स्पेस जहाँ दिख नहीं रहा है वहाँ अल्ट्रासाउंड से देखते हैं कि कहाँ पर गांठ है और उसके साथ उसे करते हैं, तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत चांसेस हैं कि उसमें प्रॉपर हमें डायग्नोसिस मिल जाए। एक बहुत जब ये दोनों हम जांचों से ऊपर बढ़ते हैं तो बायोप्सी का जिक्र होता है। पहले के दौर में ऐसा था कि जो हमारे छोटे शहर हैं, बरेली को छोटा शहर नहीं कहेंगे, लेकिन बरेली में उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन आपके बाद आने के बाद और बहुत सारी चीज़ें आई। बायोप्सी को लेकर पहले लोग दिल्ली और मुंबई जाते थे, टाटा जाते थे, अब बायोप्सी बरेली में भी हो जा रही है, गंगाशील में भी हो जा रही है। किस तरह से होती है? क्योंकि गलतफहमी ये है कि लोग उसको छेड़ना, जो आम जुबान में बोलते हैं कि आपने उसको गांठ को छेड़ दिया उससे वो फैल जाएगी, तो ऐसा गांव में आमतौर पर लोगों में गलतफहमी, किस तरह से दूर करना चाहिए? बायोप्सी ऐसा नहीं है बरेली में नहीं हो रही थी, बायोप्सी बहुत समय से बरेली में हो रही है, और वो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। लेकिन लोगों का ये मानना था कि बरेली में शायद सुविधाएं नहीं हैं, ना वो जानना चाहते थे, और कैंसर को लेकर एक डर और भ्रम भी हो जाता है कि दिल्ली मुंबई नहीं जाएंगे तो इलाज नहीं मिलेगा। अब इलाज के साथ, क्योंकि इलाज यहाँ पे मिलना शुरू हो गया, तो ये भी हो गया है कि बायोप्सी भी हम यहीं करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ बायोप्सी कराने के लिए इतनी दूर भटकना और इतना खर्चा करना, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, मरीज परेशान होते थे। बायोप्सी में क्या होता है, कई तरीके से किया जाता है।
बायोप्सी में जहाँ भी गांठ बन रही है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। अब मोटे तौर पे आप देखो कि 2 सेंटीमीटर की गांठ है, 4 सेंटीमीटर की गांठ है, 10-10, 12-12 सेंटीमीटर की गांठ है, उसमें से सिर्फ कुछ मिलीमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा, नन्हा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसकी जांच माइक्रोस्कोप में करी जाती है। तो उन्हें टिश्यू मिल जाता है। टिश्यू से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे एफएनएसी में हमें सिर्फ सेल्स मिलते हैं, कोशिकाएं मिलते हैं, वो मिलते हैं, सेल्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें टिश्यूज़ मिल जाते हैं। तो टिश्यू को देख के और भी हमें जानकारी मिलती है। पहला तो ये कि ये कैंसर है कि नहीं, कंफर्मेशन। दूसरा, ये किस प्रकार का कैंसर है। अगर एक ही हिस्से में, जैसे ब्रेस्ट में हम कहेंगे कई तरीके के कैंसर होते हैं, तो कौन से प्रकार का कैंसर है, उसमें कौन सी दवाई उसमें बेहतर काम करेगी, कैसा उसका प्रोग्नोसिस है, उसमें ठीक होने की संभावनाएं कितनी है, और ये सारी जानकारी हमें उसमें बायोप्सी के साथ मिल जाती है। बायोप्सी में ग्रेडिंग हमें मिल जाती है जो ये बताती है कि कितना तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर लग रहा है। जितना एबनॉर्मल सेल बन जाता है वो उतना तेज़ी से बढ़ता है और उतना ज़्यादा उसका प्रोग्नोसिस खराब होने की संभावना रहती है। तो ग्रेडिंग भी उसमें हमें पता चल जाती है कि किस बेसिकली आप एक माने कि बायोप्सी हमें बहुत सारी हमारे दुश्मन की जानकारी देता है। जब तक आप बीमारी के जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं, आप उस बीमारी को नहीं ठीक कर पाए। जितनी जानकारी आपको उसके बारे में है उतना अच्छे से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। तो बायोप्सी हमें बहुत सारी जानकारी देता है हमारे दुश्मन के बारे में कि हमें उसे कैसे मैनेज करना है। और कई बार लोग कोशिश करते हैं कि बायोप्सी ना करानी पड़े, बायोप्सी से फैल जाता है, बायोप्सी से बढ़ जाता है। अगर बायोप्सी से किसी भी तरीके से बढ़ रहा होता तो ये बैन हो गया, दुनिया भर में बैन हो गई होती। बायोप्सी से कभी बीमारी नहीं बढ़ेगी। बायोप्सी के कारण से अगर आप बायोप्सी के बाद इलाज नहीं कराएं तब दिक्कत हो सकती है। अगर बायोप्सी के बाद आप डॉक्टर टू डॉक्टर भटक रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आपको बताया गया कि आपकी सर्जरी हो जानी चाहिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि सर्जरी नहीं की, हमें सर्जरी से डर लगता है, हम दवाई से ठीक कराना चाहते हैं। कोई दवाई किसी को बताया वो कीमो से डरता है, वो कहता है हमारा सर्जरी करके ठीक कर दीजिए। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं उसको मैनेज करने में टाइम निकलता है और उसमें बहुत लॉस होता है। और ये बीमारी है ही ऐसी, इसमें बायोप्सी हो या ना हो तो बढ़ेगी, उसकी प्रकृति है। एक लेवल पे पहुंचेगी, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 हो रही है, तो वो तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। आपने आज बायोप्सी कराई तो भी वो वैसी बढ़ रही है और नहीं कराई तो भी वैसी बढ़ रही है। कभी कभार ये होता है कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया, कोई पस पड़ गया तो उसका साइज हफ्ते भर में बढ़ा हुआ लगने लगा, लेकिन जो बीमारी है वो तो अपने उस पर बढ़ेगी। वो आप बायोप्सी कराएं या ना कराएं, जो बिना बायोप्सी कराए इतनी सारी डेथ होती हैं वो भी इसीलिए होती हैं, वो भी स्टेज 4 होते हैं। एक जगह से निकल के पूरे शरीर में बीमारियां फैल जाती हैं, उन्होंने बायोप्सी नहीं कराई लेकिन फिर भी बीमारी बढ़ जाती है। तो बायोप्सी को लेके ये जो भ्रम है कि बायोप्सी बीमारी को बढ़ा देगी, वो दूर करना बहुत जरूरी है। आप जिसे कहते हैं बीमारी की जड़ पकड़ना, आप बीमारी की अगर जड़ नहीं पकड़ेंगे तो उसका इलाज सही नहीं होगा, इसलिए बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। मैं सर एक थोड़ा सा से हट के सवाल करना चाहता हूँ। किसी को कैंसर की अगर कंफर्म होगा इसको कैंसर, तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजेस है अगर 4 स्टेज का कोई आपके पास है, उसके परिजन को बताना किस तरह से कर पाते हैं, क्योंकि यंग डॉक्टर भी आ रहे हैं, उनके सामने एक चैलेंजेस है। बहुत बड़ी बात होती है किसी को ये सुन के आज भी लोगों में कि उसको कैंसर है, किस तरह से ट्रीट करते हैं? नहीं, कैंसर का डर तो है और इतना जो बदलाव आ चुका है उसके ट्रीटमेंट में की जानकारी मिल चुकी है, लेकिन आज भी कैंसर बहुत ट्रीट करना बहुत चैलेंजिंग है। अच्छी से अच्छी दवाइयों के बाद में भी चीज़ें फेल हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पेशेंट ठीक हो रहा है कैंसर से लेकिन इन्फेक्शन हो जा रहा है। अभी ऐसा हुआ, कोविड पीरियड में भी हुआ कि पेशेंट कैंसर को तो ठीक हो रहे हैं, सारे सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, लेकिन कोविड के कारण उनकी डेथ हो गई, निमोनिया के कारण डेथ हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, सारा समझा के कर रहे हैं, पेशेंट को गाइड करके कर रहे हैं, तो चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारे डर है, बहुत सारा भ्रम है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है समझाने में, और उसके बाद समय के साथ जब चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं, सुधार होते हुए दिखते हैं, तो पेशेंट को समझ में आता है कि हाँ चीज़ें सुधर रही हैं। वो बढ़ी हुई अवस्था में हो, जैसे पैलेटिव केयर हम करते हैं, स्टेज 4 के पेशेंट बहुत आते हैं क्योंकि वो बायोप्सी से डर रहे थे या इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे थे या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे चले गए थे, तो उसके कारण से बढ़ी हुए वाले भी काफ़ी सारे आते हैं। तो ऐसे में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बिगड़ जाती है मान लीजिए। उल्टियाँ हो रही हैं, घर के 2 आदमी सुबह से शाम तक उल्टियों में लगे हुए हैं, उठने बैठने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, एक आदमी पीठ पे पीठ लगा के बिठा रहा है,
लेटरिन बाथरूम कराने में दिक्कत है, डायपर साफ करने में दिक्कत है, तो पूरा परिवार एंगेज हो जाता है। एक मरीज है जिसका घाव ऐसा है कि वो बदबू कर रहा है पूरे कमरे में, लोग आ नहीं पा रहे हैं, सफाई करना वो जान नहीं पा रहे हैं, रात भर मरीज करा रहा है, चीख रहा है दर्द में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय नहीं समझ में आता कि हाँ इस तरह की नौबत आ सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पैलिएटिव केयर के साथ दें, चाहे उसमें कीमोथेरेपी दें, चाहे रेडिएशन दें, बहुत सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए। जितना जीवन है, ये ज़रूरी नहीं कि जीवन बढ़े, लेकिन जितना जीवन है वो सुकून से गुजरे, वो क्वालिटी रहे, वो डिग्निटी रहे। अगर मरीज खा पी पा रहा है, खुद से अपना काम कर पा रहा है, लेटरिन बाथरूम जा पा रहा है, दूसरों पे बोझ नहीं बन रहा है, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा गेम होता है। जी, हमने तमाम बात कर लिया। आपका हम दिलचस्पी भी जानते हैं कि आपको म्यूज़िक का शौक है, क्रिएटिव है। पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा हमारे हिंदुस्तान में एक हर दिल में एक बात होती है सियासत को लेकर, कोई सियासी कोई शौक रखते हैं आप? बिल्कुल नहीं किसी तरह का कोई नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ डिवाइसिव हो उस पर वो नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स बाय प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइसिव, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी फैक्टर पे आप डिवाइड होगे। मैं कोशिश करता हूँ डिवाइसिव चीज़ें ना रहें, जितना जुड़ने वाली चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी है। सर एक और आखिरी चाहता हूँ आपसे संदेश, सर वैक्सीनेशन को लेकर भी मैं चाहता हूँ एक मैसेज दे दें ताकि लोग वैक्सीनेशन को लेकर जो जागरूकता का अभी भी कमी है वो करा सकें। वैक्सीन तो प्रूव हो गया है, अब तो लोगों को बहुत जागरूकता बढ़ गई है। अभी पूछ के आ रहे हैं, अभी कैंप्स लग रहे हैं, अभी कैंपों में लाइन लग रही है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ भी कहीं वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है वहाँ लंबी लाइनें लग रही हैं। अब हर तरीके से प्रूव हो गया है, इवन बाहर भी, यहाँ पर भी जो रिसर्जेंस हो रही है, जो डेथ्स हैं, कितनी डेथ बच रही हैं वैक्सीनेशन से, और वैक्सीन आनी भी ज़्यादा शुरू हो गई है, तो वो अच्छी बात है। काफ़ी हद तक लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और एक देख के भी लोगों में अवेयरनेस आती है कि अगर सबने लगवा लिया तो मैं भी लगवा लूँ। वो काफ़ी अच्छा वो है। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि अवेयरनेस काफ़ी आ गई है और बढ़ रही है। हम भविष्य में जो है आपसे, क्योंकि कैंसर के न जाने कितने प्रकार हैं, 200 400 पता नहीं कितनी, भविष्य में अलग अलग पार्ट को लेकर कैंसर के बारे में आपसे जानेंगे, इलाज के बारे में जानेंगे। बहरहाल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिन्होंने कैंसर हो जाए उससे पहले किस तरह से इलाज हो, कैंसर अगर हो गया, क्योंकि देरी हो जाती है, उसी में जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में विस्तार से एक बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से पारिवारिक लोगों को, परिजनों को, अगर किसी को, मरीज को कैंसर हो जाता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से जो है साइकोलॉजिकल उसको अपने आप को संभालना पड़ता है, उस बारे में बात हुई। थोड़ा सा आज हमने मिजाज को बदलते हुए सियासी बात भी करना चाहिए, लेकिन क्योंकि सियासत से दूर हैं वो पूरी तरह से, वैक्सीनेशन पर भी बात हुई। आगे भविष्य में भी और जो कैंसर की किस तरह से हैं, किस तरह से इलाज होता है, एक कैंसर के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल।